एम्बेसडर दीपक बोरा मेरे साथ, और मैं आज एक भी सेकंड गंवाने नहीं वाली हूं। और वो इसलिए क्योंकि मैं सीधा सर से पूछने वाली हूं, सर इंग्लिश क्यों बोलते हैं। और ये सवाल मैं सर से इसलिए पूछने वाली हूं क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है। ये सवाल था पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर का। नाम के में उनके शराफत है, बट शरीफ शराफत कुछ है नहीं, ना पाकिस्तान के कैरेक्टर में ना उनके कैरेक्टर में। और वो पूछ रहे थे कि पाकिस्तानी जनरल्स जो हैं वो अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे। सर ये कैसी बात हुई। पाकिस्तानी जनरल्स या इंडियन? सॉरी, इंडियन जनरल्स को उन्होंने कहा ये अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे। क्योंकि उसकी अम्मा जो थी वो ब्रिटिश थी और उस जनरल साहब को अंग्रेजी आती नहीं है, गधा है। हमारे जनरल्स जो हैं भारत में 3 लैंग्वेज फार्मूला है, बोलो बेवकूफ को। एक है इंग्लिश, एक हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी, और तीसरा है हमारा रीजनल लैंग्वेज। उसको सिर्फ उनकी पूरे देश में एक ही चीज है, इंशाअल्लाह। तो बोलिए उसको कि तेरी अम्मा ब्रिटिश थी पर तूने अंग्रेजी नहीं सीखी। अब नहीं सीखी तो तेरी गलती है। मैं तो 3 भाषाएं बोलता हूँ। तो अमेरिका में तेरी पिंजड़े वाली मुनिया जो जाती है तो वो उसके उर्दू में बात करता है मैकडोनाल्ड ट्रंप से? कौन सी भाषा में बोलता है? उसको भी तो मैंने सुना है, जो भी उसके भाषण सुने हैं वो अंग्रेजी में नहीं थे। वी आर अ सेपरेट नेशन, वी थिंक सेपरेटली, वी ईट सेपरेटली, वी गो टू द बाथरूम सेपरेटली। बड़ी चीजें बोलता है, बकवास करता है, गधा। वो कौन सी भाषा बोल रहा था? पूछो उससे, ठीक है? अरे भाषा पर किसी की पहचान नहीं होती, उसके दिल पर, उसकी आत्मा पर उसकी पहचान होती है। इन गधों को मालूम नहीं है। उनको तो सर बहुत कुछ मालूम नहीं है। और एक्चुअली आज जब मैं आपसे बात करने वाली, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। आज थोड़ा आपका बहुत डिफरेंट बहुत तरीके धन्यवाद कि से। आपने मौका दिया है। और मैं इस समय कोटा में हूँ, राजस्थान में। बड़ी गर्मी हो रही होगी सर। बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आ रहा है। ये तो वो क्या कहते हैं, एजुकेशनल हब है ना। जी जी। और यहाँ पे लोग जो है वो सिविल सर्विस एग्जाम और आईआईटी का, ये बड़े कंपेटिटिव है हमारा सिस्टम देश में। तभी तो वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिहादिस्तान में तो घूस खिला के घुस जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा NEET, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी, क्षमा कीजिए मैं आगे झुक रहा था, आई वाज गेटिंग रिड ऑफ माय शूज। तो जी जी। क्योंकि हमारा NEET होता है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो घूस खाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। सो देयरफॉर इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। और मैं जिन बच्चों से आज मिला, कोई 2-3 हजार से, क्या जुनून है, क्या जोश है, क्या देश प्रेम की भावना है उनमें। और जब मैं उनसे पूछता हूं, मैंने कहा देखो आपने मेरी बात सुन ली, दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा? कहते हैं भारत। सबसे उज्जवल भविष्य किसका है? भारत। हम लोग 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं। कौन बनाएगा विकसित भारत? हम बनाएंगे सर। ये है भारत की पहचान, ये है हमारी संतान, हमारे बच्चों की पहचान। वो इंशाअल्लाह और ये और वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम करेंगे। ये जुनून है बेटा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? चलिए हो जाओ चालू। अच्छी ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि भाई अगर देश का फ्यूचर अच्छा है, 2047 में भारत को विकसित भारत बनना है। और ये एक्चुअली सर हमारा डिस्कशन एक ऐसे वक्त पर भी हो रहा है जब हम ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 7th to 10th कोई भूल नहीं सकता कि किस तरीके से पाकिस्तान जो था उसकी तरफ से हमारे जो सिविलियंस थे उन्हें टारगेट किया जा रहा था। तो कई सारी चीजें हुई। एक और बड़ी बात जो धर्म के सामने आधार पर हमारी 26 बेटियों का सिंदूर मिटा दिया। और पीएम साहब ने कहा इसका नाम रखो ऑपरेशन सिंदूर। इनको ऐसा सबक सिखाओ। वो जो 3 आतंकी थे उनको तो हमने भगा दिया, मार दिया। क्योंकि जिहादिस्तान ने उनसे बोला कि भाई तुम तो निकले थे सर पर कफन बांध के, अब मर जाओ। सर आपने तो बोला था बचा लेंगे। अरे कौन बचाएगा, भाग जाओ यहाँ से। मार दिया उन तीनों को। उसके बाद फिर हमने उनके आतंकी सेंटर्स पे हमला किया। तो इसीलिए वो जो पिंजरे वाली मुनिया है, क्या नाम है उनका, जो खेती मार्शल है, मुन्नी बाई, ऐसा ही कुछ है ना, मुन्नी मुन्नी उसका नाम है। तो आजकल तो वो मैकडोनल्ड के लिए गाना गाती है, मुन्नी बदनाम हुई डोनाल्ड तेरे लिए, आइटम से आम हुई डोनाल्ड तेरे लिए। सब कुछ तो खत्म हो गया। बेवकूफ कहीं का, एक नंबर का गधा। बोलो बेटा। तो सर गाना ऑपरेशन किसने सिंदूर के गाया बारे में अगर आपने। आप बात करना चाहती हैं,
जो कुछ मैं आपसे बांट सकता हूं, इफ यू वांट आई कैन टेल यू, कि हमने शुरू में उनके आतंकी ठिकानों को उड़ाया। 8 थे, 9 थे, 15 थे, जो भी है, फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। और फिर हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने अपने जिहादिस्तानी काउंटर पार्ट से बोला, देख टाइगर, हमने ठोका है आपके टेररिस्ट कैंप्स को, आपकी मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ठोका तो खामोश होकर बैठ जाओ। कहता है हम ऐसा जवाब देंगे, स्विफ्ट एंड सिवियर, बड़ी अंग्रेजी भाषा तो वो भी झाड़ता है। तो हमने, उसने फोन बंद कर दिया, पटक दिया। फिर हमने अपने जहाज उड़ाए कि पता नहीं ये गधे क्या करेंगे, तो हमारा नुकसान हुआ। अब ये कहना कि कोई नुकसान नहीं हुआ तो बकवास है, जंग में तो नुकसान होता है। फिर हमने पता करने की कोशिश की कि इनको पता कैसे लग रहा है कि हमारे जहाज कहाँ उड़ रहे हैं। ये तो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, पता नहीं लगना चाहिए। तो पता लगा कि चीनी, वो भी एक नंबर के बदमाश हैं, गुंडे हैं, वो वहां पर नूर खान एयरबेस में बैठ के तो अपने सैटेलाइट के जरिए इनको जानकारी दे रहे थे। बड़े हरामी लोग हैं ये चीनी, कभी भरोसा मत करो इन पे। तो ये बता रहे थे। फिर हमने सोचा अब ये, तो फिर जहां ये नूर खान एयरबेस में बैठे, जो बिल्कुल न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था बेटा, इतनी मोटी मोटी वहां दीवारें थी, और जिहादिस्तान के जो ऑफिसर्स है वो कहते हैं देखो जी यहाँ तो परमाणु जंग भी हो जाए हम तो यहाँ बैठ जाएंगे आराम से, उसका कोई असर नहीं होगा। तभी तो वो भौंकते थे कि हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे इंडिया के साथ, ये करेंगे। उनको पता था कि हम चंद फौजी यहाँ बैठ के मजे करेंगे, बाकी कौम मरती है तो मरने दो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। ये तो उनका आउटलुक है। तो फिर जब हमने देखा कि ये नूर खान में बैठे हैं, तो फिर उनका एयर कंडीशनिंग डक्ट 2 फुट बाय 2 फुट, उसके थ्रू दुनिया की सबसे लॉन्ग रेंज पे, सबसे दूरी पर हमने अपनी मिसाइल दाग दी। मिसाइल अंदर घुसी, पट गई। कुछ उनका न्यूक्लियर असला पड़ा था वहां, तो फिर रेडिएशन का बड़ा फिक्र हुआ। चीनी वहां थे, वो हो गए शहीद। तुर्की के लोग थे, वो शहीद हो गए। उनके 10-12 थे, वो ड्रोन उड़ाते थे। तो 1 महीने के बाद तुर्की ने अनाउंस किया कि देखो जी, हमारे कुछ 10 या 12 सिपाही इराक में पहाड़ों में घूम रहे थे तो मर गए वहां। मरे तो यहाँ पे थे, नूर खान पे। और फिर 500 या 6, कुछ अमेरिकी भी थे, 500-600 पाकिस्तानी थे। तो फिर क्या हुआ कि जो जिहादिस्तानियों की पत्नियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, कहा हमारे बच्चे कहाँ हैं। अब हालत उनकी ये थी कि जिस्म तो पहचाना नहीं जाता था। बेटा मैं कहना नहीं चाहता, लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, मुझे मालूम है, मैंने वीडियोस इसके नहीं और कई देखे, सिमुलेशन, आंखें निकल के मुंह में आ जाती हैं, आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स निकल के कानों में चले जाते हैं, चेहरा कैसे पहचानेंगे आप। तो फिर उन्होंने बोला कि जी आप तो चेहरा पहचान नहीं सकोगे, हमको इनको दफनाना है। तो फिर फैसला किया कि बुलडोजर चला दो, वहीं पे दफना दिया इनको। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि अब आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, अब खामोश होगा, बहुत मार पड़ी आप। फिर वो शांत हुए। फिर हमसे फोन करके बोलते हैं यार बहुत मारा है, अब चुप कर जाओ। फिर हमने कहा ठीक है, अगर आप हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हो तो हम सस्पेंड करते हैं, पॉज बटन करते हैं, हम रुकेंगे नहीं, ठोकेंगे तुमको। तो उन्होंने तो दिल्ली की तरफ भी एक मिसाइल फेंकी थी जिसको हमने शूट डाउन कर दिया था। सोच रहे थे कि टेस्ट करते हैं अगर दिल्ली में हो जाए। तो बीच में बहुत बकवास करते थे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब करेंगे, ये अब नहीं, कम बकवास करते हैं। बेटा देखो, हमने उस समय सिंधु नदी के पानी की ट्रीटी जो थी 1960 की, उसको सस्पेंड कर दिया। तो वहां पे एक है कोई उनका भुट्टा वाला, क्या भुट्टे बेचता है, क्या नाम है उसका, जो बिल्लू भुट्टो, बिल्लू क्या नाम है उसका, बिल्लू भुट्टा नहीं, कहता मैं विदेश मंत्री भी था, मेरा बाप भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था, उसको फांसी दे दी थी। कौन है ये लड़का, बिल्लू भुट्टो, बिल ऐसे कुछ नाम है, भुट्टे वाला। तो भुट्टे वाला वही है ना, इंग्लैंड में पढ़ा, हमारा पानी बहाएगा तो उनका खून बहाएगा, हम ये करेगा, हम वो करेगा। अंग्रेजी तो बोलती उसके बाप को नहीं आती है। ऑक्सफोर्ड में कहते हैं पढ़ा हुआ है, वहां फेल हो गया था, निकाल दिया था उन्होंने। फिर क्या हुआ, मुंह क्यों नहीं खोलते अब, साल से ज्यादा हो गया है, कहां गया तुम्हारा, मैं ये मिसाइल फेंकेगा, मैं वो मिसाइल फेंकेगा। क्योंकि उसको पता है, और ये मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बेटा कह रहा हूं, मैं मजाक में नहीं कह रहा, अगर तूने मुझ पर परमाणु हमला किया, शायद भारत 50 साल पीछे चला जाएगा।
नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन फिर जो मैं जवाब दूंगा तो 1 करोड़ साल पीछे चला जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। आप समझ गई हैं? तो नूर खान एयरबेस में उसको दफना दिया, और फिर जिस अमेरिकन कंपनी ने वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था कॉन्क्रीट का, वही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। परमाणु जंग में वो वहां जाके छुपेगा। अब वो वापस नहीं आए, $600 मिलियन का बनाया था जनरल इलेक्ट्रिक, वापस नहीं आए दोबारा बनाने के लिए। क्या वो भी भरोसा नहीं करते कि अगर भारत ने इसको फोड़ दिया तो फिर कोई और भी फोड़ सकता, तालिबान भी फोड़ देगा दूसरा बनाएंगे तो। समझ रही हैं आप? तो अब वो वापस नहीं गए और नूर खान एयरबेस खत्म कर दिया। वो कहते रहते हैं कि रनवे पे कोई लैंड किया, बट वो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया, वो जमीन के नीचे दफन हो गया। लेकिन कहेंगे बहुत कुछ, वो मुल्ला जो है खेती मार्शल, हाँ मैं एक मिसाइल फेंकूंगा और 5 करोड़ उनके जहाज गिर जाएंगे। वो यार मेरे पास 5 करोड़ जहाज है ही नहीं, बेवकूफ गधे, तो बोलता है। सो बेटा, रियलिटी है कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद मैंने देश में एकता देखी है। सारा देश इकट्ठा हो गया था कि ठोको इनको, हम इनको ठोक देंगे। लेकिन बेटा, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देते हैं। कहनी है एक बात मुझे, इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अंदर के जो गद्दार हैं उनको आप एक्सपोज करिए। हमारी बेटी आदिति त्यागी तो देशभक्त है, नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, लेकिन गद्दार बहुत घुसे हुए हैं इस देश में। एक तो अभी वेस्ट बंगाल में निकाल दिया था उसको, आप तो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहां तक कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा है कि जब वो मोहम्मद यूसुफ खान ही था ना उसका नाम, वो जो इंटरिम एडवाइजर था वहां, चीफ एडवाइजर, क्या नाम था, मोहम्मद, हाँ यूसुफ खान नहीं, यूनुस, ऐसा कुछ था। अब मेरे फ्रेंड्स ने कहा, ये इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा, ना ये मेरा क्लेम है, कि इसने उसको बोला यूनुस खान को, देखो यार तुम्हारी भाषा भी मेरी भाषा भी एक ही है, हम जुड़ जाते हैं, फिर तुम सेक्युलर बन जाना, तुम प्रेसिडेंट मैं प्राइम मिनिस्टर। ये ऐसी खतरनाक औरत है। अगर जो मुझे मेरे बंगाली फ्रेंड्स ने बताया, बांग्लादेशी फ्रेंड, ये सच है, ये बहुत खतरनाक चीज है। और अब भारत के लोगों ने जवाब उसको दिया है और स्टालिन साहब को दिया है कि जो भारत को से अलग होने की बात करते हैं, हम उनको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे। थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू। तो ये बेटा आज की ताजा खबर है। अब जब आप ईरान और इसराइल की बात करते हैं और अमेरिका की, फिर से जंग शुरू हो गई आज। अमेरिका कहता है कि मेरे कुछ डिस्ट्रॉयर्स जा रहे थे, उन्होंने गोली चलाई, फिर मैंने उनको ठोका, और फिर यूएई के ऊपर हमला कर दिया। ये मुल्ले पागल हो गए हैं क्या? यूएई पे क्यों हमला कर रहे हो बार बार? वो तो अब जो कुछ आपने उसका नुकसान किया है, आप कहते हो हर्जाना कौन देगा, तो उनके नुकसान का हर्जाना कौन देगा? कौन देगा? तेरा अब्बू देगा? बेटा, बड़ा अपने आप को कहते हैं अगर अमेरिका आएगा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कॉन्फिडेंट होना बड़ी अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना आत्महत्या करना है। दिस इज द रियलिटी। सो मैं जो देख रहा हूं, अब बंगाल वापस आ गया है भारत में, और वो जो थी वो जो भी उसका नाम है, वो महिला, मेरा यहाँ तो कल तो भंग हो गई थी असेंबली, पता नहीं आज वो अपना उसने चीफ मिनिस्टर का घर छोड़ा है कि नहीं। नहीं छोड़ा तो फिर लोग निकाल देंगे वहां से। इतनी अनपॉपुलर है। और मेरी एक और बात मान लीजिए, उसकी पार्टी के बहुत से सर्विंग एंड दूसरे एमएलए जो हार गए हैं, वो अब पहुंचेंगे बीजेपी के पास कि जी हमें माफ कर दो, हमें ले लो वापस। ये रियलिटी। ओके, तो ये बड़ी अच्छी खबर आई है बेटा, इलेक्शन जीते। और इसके साथ साथ एक और आई थी, मैं आपके साथ बड़ी खुशी से शेयर करता हूँ। आपको मालूम है कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो किस चीज से बनती है? सबसे पहला हमारा सोर्स है कोयला, दूसरा हमारा है पानी, हाइड्रो, तीसरा हमारा है सूर्य ऊर्जा, चौथा है विंड एनर्जी, पांचवा है गोबर गैस, ये आते हैं, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी। एक बूंद तेल का हम प्रयोग नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो 26 अप्रैल देश वासियों को ये डेट याद रखनी है। डिमांड फॉर एनर्जी, बिजली इन भारत
इतनी हो गई थी 2260 गीगावाट। गीगावाट में 1 बिलियन वाट होते हैं, 260 गीगावाट, इतनी डिमांड हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि भारत के इतिहास में इतनी कभी हुई नहीं। अब क्योंकि गर्मी का सीजन तो जून में आता है, ये तो हो गया था 26 अप्रैल को, क्योंकि अब जैसे आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, लोग एसी खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, तो कुछ लोग भंगड़ा कर रहे थे। देखो जी, अब तो इनकी नेशनल ग्रिड बड़ी तारीफ करते हैं कि हमने नेशनल ग्रिड बना दिए, नेशनल इंटरलिंक्ड ग्रिड। अब तो सब टूटेगा, पहले एक जगह एक राज्य में बंद होगा, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सारा भारत अंधेरे में चला जाएगा। और भारत की मदद किसने की बेटा? सूर्य देवता ने। 1/3 ऑफ द एनर्जी, 1/3 हमने सूर्य ऊर्जा से लिया। सूर्य देवता अपनी भारत मां को उसकी रक्षा के लिए आया, और एक भी स्टेट में ट्रिपिंग नहीं हुई। और जो हमारे देश के अंदर छुपे हुए गद्दार हैं, उनका मुंह काला हो गया। समझ रहे हैं? ये बहुत अहम दिन था। सबसे ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इन द इतिहास ऑफ भारत। क्या कामयाबी की हमने। मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, उस दिन मैं 6 फुट 8 इंच का हो गया। कि हमारे वैज्ञानिकों ने किया। इसीलिए सोलर एनर्जी की बात करते हैं हम, सोलर पार्क्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें अपने सोर्सेज को मल्टीप्लाई करना है, न्यूक्लियर एनर्जी। इस सब के पीछे एक बहुत गहरी सोच है, क्योंकि हो सकता है, अभी तो हम तेल का प्रयोग नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन हो सकता है कभी आगे चल के कोई और समस्या हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज चाहिए। हमने पेरिस क्लाइमेट टॉक्स 2010 में कहा था, 2020 में, कि 10 साल के अंदर 50% जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिजली की, वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स, हम कोयला और कोयले से और बाकी जो थोड़ा बहुत यूज करते हैं, उससे हम दूर हट जाएंगे। हाइड्रो पावर तो नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो फॉसिल फ्यूल नहीं है। हम दूर चले जाएंगे 10 साल के अंदर। 50% से ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे। हमने वो हासिल कर दिया लक्ष्य 5 साल के अंदर, 5 years ahead of schedule। ये ताकत है मेरी माँ भारत की, आप जैसी बेटियों की। सो दीज आर इश्यूज जो हाल ही में हुए हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। और आज जहां मैं कोटा में हूं, मैं बातचीत कर रहा था, शुरुआत की हमने, जब मैं अंदर गया तो वहां देवी माँ की मूर्ति थी, तो हमने प्रणाम किया। फिर अंदर गए तो सरस्वती वंदना हुई। फिर मैंने वो बच्चों से पूछा कि अंदर आते हुए आपने देवी माँ की पूजा की थी? बोले हाँ। मैंने कहा तो फिर आप सरस्वती को क्यों याद करते हैं? बोली वो तो ज्ञान के लिए, विद्या के लिए। मैंने कहा अच्छा। और वो सामने लक्ष्मी माँ की पूजा है, की मूर्ति है, वो किस लिए? सब वो धन के लिए। अच्छा। और उधर तो दुर्गा माँ है, वो किस लिए? वो बदला लेने के लिए दुश्मनों से। यानी चारों महिलाएं हैं। नारी शक्ति की क्या बात करते हैं आप लोग? देवी माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और दुर्गा माँ, चारों महिलाएं। तो क्या बकवास करते हैं ये गोरे? जेंडर इक्वालिटी, अभी जाके अपनी अम्मा को सिखाओ जेंडर इक्वालिटी। इस देश में जेंडर इक्वालिटी बहुत देर से है। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। चारों हमारी प्रमुख जो फीमेल डेटीज हैं, हमारी चारों प्रमुख जो डेटीज हैं एक तरह से, वो फीमेल हैं, डिवाइन मदर का रूप है। और ये कमीने आते हैं और कहते हैं आपका धर्म क्या, और कलमा पढ़ो और अपनी पतलून उतारो, आपका धर्म देख के हम फैसला करेंगे, और गोली मारते हैं उनको। जल्लाद हैं ये। मैं तो इनको हैवान भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हैवान का मैं अपमान नहीं करना चाहता। एक नंबर के बदमाश हैं ये। सो बेटा ये सच्चाई है। एंड लो जी, वीडियो नहीं आ रहा है। देखिए, एक मिनट आपको अभी बता देता हूँ। ईरान की हम बात कर रहे थे ना, ये आ गई है अभी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अभी आएगा। ईरान की नूर न्यूज ने कहा है, एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन अमेरिकन एंड ईरानियन शिप्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लो जी, सुन लिया आपने? जी। अब मेरा वीडियो आ रहा है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आ रहा था।
अच्छा 1 मिनट फिर मैं देखता हूँ क्या हो गया यार, की हो गया तेनू भारत में बने हुए। So you are eating chips made in India. मैं भी तो मेड इन इंडिया हूँ। हम सभी मेड इन इंडिया है सर। तो बताइए। तो सर हम बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया ईरान और यूएस का, और दोनों की आप खबर दे रहे थे कि भाई दोनों की आपस में फिर से गुत्थम गुत्था, शुरू हो अगर गई और हिंदी यूएई का। पे हमला किया है, जी 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 मिसाइलें भेजी हैं। जी। मैं आपसे क्या कह रही हूँ सर, ये वही प्रेसिडेंट ट्रम्प है जो हम बात कर रहे थे भारत पाकिस्तान की, और आप बता रहे थे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था भारत के सामने। इन्होंने एकदम से ऐलान कर दिया था, मैंने कह दिया कि भाई हम ट्रेड नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो ये डर गया भारत, और उन्हें ये जो सीज फायर था ये अनाउंस करना पड़ा। अभी आप जब उन सारे क्लेम्स को देखते हो, उसके बाद इन्होंने कई बार नंबर भी गिनवाए कि इनके भारत के 6 जहाज गिरे, कि 8 गिरे, कि 9 गिरे। वो नंबर हर बार बदलता ही चला गया। शायद आज आप पूछेंगे तो शायद वो 100 ना हो जाए उनके हवाले से। तो आज जब आप उन क्लेम्स को देखते हैं, याद आते हैं, तो क्या आपका थॉट क्या होती है आपकी? जब मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात सुनता हूँ मुझे हंसी आती है, कम से कम हंसाता तो है। फिर कहता है मुझे नोबेल प्राइज दो। अब एक नया वो शुरू करेगा, बोलेगा ये जो महाभारत की जंग है वो सब झूठ था, मैंने सीज फायर करवा दी थी। बेवकूफ आदमी है, इस मामले में है होशियार, धंधे वाला है। भारत उसको पैसे देगा, सब ठीक हो जाएगा। तो चिप्स बड़े स्वाद है। आपके साथ खाते खाते बीड़ी के साथ बात भी कर रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, तो अच्छा है ना। तो नहीं नहीं सर, खाइए खाइए जी। तो मेन चीज ये है, मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब अब ईरान के साथ फंसे हुए हैं। जीत तो जाएगा, नो क्वेश्चन, और ईरान में कुछ दूसरी हुकूमत भी आएगी, वो भी पता है हम सबको। लेकिन ईरान क्या कीमत चुका रहा है, क्यों हमला कर दिया उसने एक बार फिर यूएई पर, क्या साबित करना चाहता है? और क्या यूएई साबित भी, अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया, इजराइल अमेरिका ने ईरान पर, यूएई भी शामिल होगा। तो क्या फायदा? उगाना है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ये है कहानी। तो अभी आप देखेंगी कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। यूक्रेन रूस की जंग भी चलती रहेगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी चलती रहेगी। किसी का इंटरेस्ट नहीं है ये जंग खत्म करने में। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हथियार बनाती हैं, उनको तो मुनाफा ही मुनाफा है। ये है कहानी। तो व्हाई शुड यू स्टॉप द वॉर? तो बेटा ये सब चीजें जब आप देखती हैं, दुनिया में उथल पुथल हो रही है, बस एक चमकता हुआ सितारा है जिस देश में आप और मैं बैठे हैं, वहां पर स्टेबिलिटी है। अब लोग कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। एक वो जो बांग्लादेश में आजकल बड़ा हड़कंप मच गया है, क्योंकि वो एक होती थी उनकी फ्रेंड पश्चिम बंगाल में, वो तो गई। जो राजस्थान के लोग बड़े घबरा गए हैं, तो ये क्या हो रहा है, इतना हमने पैसा लगाया था इस पर, गई। भाई ऐसी चीजों पे पैसा लगाने से कुछ नहीं होता। एक देश का नुकसान करना है तो एक दिन में नहीं होता, 10 साल में नहीं होता, 50 साल में थोड़ा सा होता है। तो इतनी उसकी ताकत नहीं, औकात नहीं है। सो दिस इज द रियलिटी। ऑपरेशन सिंदूर पे मेरे विचार यही हैं कि हमने दुनिया को ऐलान कर दिया है कि अब कुछ हुआ, जैसे पीएम साहब ने बालाकोट के बारे बात कहा था कि हमारा सिद्धांत है
हम मारेंगे घर में घुस के। और तूने कोशिश की फिर पंगा लेने की, इतना मारूंगा कि तू मम्मी मम्मी कहने के लायक भी नहीं रहे। बकवास तू जो मर्जी कर, लेकिन दुनिया ने देख लिया किसके पास ताकत है और किसके पास बकवास है। दिस इज माई फील। न्यू नॉर्मल। हमला कर और फिर देख टाइगर मैं क्या करता हूं। वैसे भी आज भी कुछ अज्ञात लोग हैं, वो उड़ाते रहते हैं उन लोगों को जिन्होंने भारत के अगेंस्ट एक्शन लिया था। मुझे क्या पता ये अज्ञात लोग कौन है। मेरे दोस्त मुझे फोन करके पूछते हैं आपको मालूम है? मैंने कहा मुझे कैसे मालूम है टाइगर, आप पता करो कौन है ये अज्ञात लोग। मैं कोई धुरंधर प्रेसिडेंट, सॉरी धुरंधर धुरंधर कि मैं कोई प्रेसिडेंट हूँ अज्ञात अज्ञात लोगों के क्लब का जो मुझसे पूछते हो? मुझे क्या मालूम है। सो बेटा ये जो चला गया है इंडिया, उसकी जगह भारत आया है। और मैं इसको कहता हूं द जामवंत इफेक्ट। जामवंत वो भालू जिसने भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत याद करा दी थी। आज हमारे जीवन में एक जामवंत है जिसने भारत को उसका आत्मविश्वास वापस करवा दिया, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता। उसने भारत को भारत की ताकत याद करा दी। अब पंगा नहीं लेगा मुझसे ये पिस्सू सा जिहादिस्तान, ये पंगा अपनी और लिया तो मार खाएगा। हाँ अगर आत्महत्या करना चाहता है फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ओके जो उसका साथी, आप पाकिस्तान को तो समझा देंगे सर, लेकिन चाइना का क्या करेंगे? क्योंकि अब तो ये है कि चाइना के हवाले से एक तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ गई कि भाई इन्होंने ऑनलाइन, उन्हें ऑन द ग्राउंड उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चाइना ने पाकिस्तान को। और दूसरा अभी 100% सैटेलाइट के जरिए एक सब और, कुछ आप क्या करेंगे एक और उसका। चीज है, सॉरी विद योर परमिशन, एक और चीज है, आप फिर दोनों का जब आप कंबाइन दे दीजिएगा। ये फतह 3 को लेकर बहुत बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाइना के सपोर्ट से पाकिस्तान ने इसे टेस्ट किया है और ये जो साउथ एशिया में भारत की एक डोमिनेंस थी उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है ये फतह 3। तो इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं, छप रही हैं। आपका लिखने तो फतह 3 का खतरा है न्यूज रूम्स में जहां ये लिखा जाता है। ये बकवास करते हैं। चीन के पास वो हथियार नहीं है जो मेरे पास है। 100 से ज्यादा देश मेरे बनाए हुए हथियार खरीदते हैं। और चाइना के तो वो JF, वो क्या होता था, जस्ट जंक फनी, पूरा जंक थे वो फाइटर्स, जंक फाइटर्स ना, JF खत्म हो गए। क्या बकवास करते हैं। इसी तो कहता हूं कि देश के अंदर छुपे हुए गद्दार हैं जो आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन टाइगर लोग, ये इंडिया नहीं है, ये भारत है, भारत। और भारत अपना मनोबल इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। तो जितनी मर्जी फतह 3, 4, 5, 6, फतह 5000 ले आओ, छनू की फर्क पड़ता है। ठोकेंगे तो हम जब ठोकना होगा। तो ये है कि एल्बर्ट जो करता है वो हमेशा कहता नहीं है, और जो कहता है वो हमेशा करता नहीं है। ये फिल्म का डायलॉग है। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है तो आप देखिएगा। ठीक है। जी सर, बहुत बहुत तो धन्यवाद। ये जी ये जी सिंदूर का आज का मेरा जी। विचार है। 3 हम्म, चीजें रिपीट करता हूं। एक तो भारत ने जी पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि नो मोर मॉलीकॉडलिंग ऑफ आतंक। ओए बेटा कोई बात नहीं, दोस्ती कर, वो कुछ नहीं होगा। दूसरा मेरा नया नॉर्मल है, अगर मुझे आतंकी हमला हुआ मुझ पर तो वो ऐलान जंग है, जितनी मेरी ताकत है मैं लगा दूंगा। और तीसरा जो परमाणु हथियार की तू धमकी देता वो अपनी अम्मा को जाके दे। PM साहब ने एक बार कही थी, जो हमको धमकी देता है तो क्या मेरे जो हथियार है मैंने दिवाली के लिए रखे हुए हैं? सुना करो वो क्या कहते हैं। ओके, ये जी आज मेरा सर, विचार है। बेटी बुलाते रॉजर। रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय थैंक यू कोटा बेटा, एंड एंजॉय लाइफ, एंड यू टू। लिव इट टू द हिल्ट। एब्सोल्युटली, थैंक यू बेटा। 75 साल का होने वाला हूँ, तोहफा भेज देना घर पे। 13 मई को आपका जन्मदिन है ना? 14 मई को। अच्छा, 14 मई को आपका जन्मदिन है। ओके, 75 साल का हो जाऊंगा, 75 साल का नौजवान। मे यू ऑलवेज स्टे यंग एंड हैप्पी खुश रहो बर्थडे इन बेटी, एडवांस। थैंक यू। खुश रहो बेटी, खुश थैंक रहो। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार, जय आप भी। हिंद, जय भारत। जय हिंद बेटा।